ड्रामा सन 2020। नाजरीन, ये ड्रामा आज से तकरीबन 22 साल पहले आकाशवाणी हैदराबाद के युवावानी प्रोग्राम की उर्दू नशरियात के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसको यंग राइटर्स एसोसिएशन के फनकारों ने पेश किया था। तख़य्युलाती मौज़ू पर मबनी इस दिलचस्प ड्रामे की तहरीर सैयद अजीम कुरैशी की थी। ड्रामे का पस मंज़र 1990 की दहाई में इसक़ात हमल का रुझान आम था। लोग लड़की की पैदाइश के खौफ से हमल के दौरान ही जिन्स का पता करके इसक़ात हमल करवा देते थे। उस वक्त हुकूमत ने उसकी रोकथाम के लिए कोई क़ानून वज़ा नहीं किया था। बाद में सूरत हाल की संगीनी को मलहूज़ रखते हुए क़ानून बनाया गया। दौरान हमल बच्चे की जिन्स मालूम करने के अमल को जुर्म करार दिया गया। अगर हुकूमत उस वक्त ये सख्त कदम न उठाती तो आज माशरे में लड़कियों की बेहद कमी हो जाती और लड़कों की शादी का मसला बहुत संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता। इसी सूरत हाल की पेशबीनी करते हुए अजीम कुरैशी ने ये तस्वुराती ड्रामा उस वक्त लिखा था, जो अब से 22 साल पहले आकाशवाणी हैदराबाद से युवावानी प्रोग्राम में नश्र किया गया था। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ चलिए तस्वुराती दुनिया में और देखें कि एक तख्लीक कार के तख़य्युल और हालात की हकीकत में किस कदर मुमासिलत या फ़र्क पाया जाता है। यंग राइटर्स लिटरेरी एसोसिएशन के फनकार पेश करते हैं सैयद अजीम कुरैशी का तहरीर करदा तस्वुराती ड्रामा सन 2020। तो आइए सामईन, हम आपको लिए चलते हैं सन 2020 में। ओह सुहेल, तुम अभी तक जाग रहे हो? चलो यार जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। बस भैया अभी थोड़ी देर प्लीज, यूं समझिए बस हो गया। अरे बाबा, अब आप भी कर दो ये कंप्यूटर। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुमने पिछले 30 मिनट से अभी हो गया की रट लगा रखी है और ये कंप्यूटर के सामने लगे बैठे हो? ऐसा कौन सा मसला है? भैया मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता, आप कुछ देर और बर्दाश्त कर लेना प्लीज। भाई आखिर तुम कौन सा खास काम कर रहे हैं भाई, हम तो जाने। भैया अगले साल का बजट बना रहा हूँ। अच्छा? और कोशिश कर रहा हूँ कि इस मर्तबा कुछ ज्यादा बचत कर सकूं ताकि शादी के लिए रकम जमा कर सकूं। देखो सुहेल, हम पहले ही से बहुत बचत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब मजीद किसी बचत की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी रकम वहां डिपॉजिट कर सकते हैं जहां से सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिल सके। वैसे मैंने सिग्मा लैंड डिपॉजिट स्कीम के तहत मालूमात हासिल कर ली हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है और तुम्हें मालूम है काबिल भरोसा भी है। और यहाँ हमको 3.5% का फायदा ज्यादा होगा। 3% का फायदा? भैया मैंने जो तरकीब सोच रखी है ना जी, उससे मुझे अपने ट्रैवलिंग चार्जेस का 75% का फायदा होगा। क्या कहा? 75%? वो किस तरह, जरा बताओ तो सही। वो इस तरह भैया कि मुझे ऑफिस जाने के लिए 20 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। वो तो मालूम है, जो कि मैं अपनी कार से तय करता हूँ जी। अगर मैं यही फासला ट्रेन से तय कर लूं तो मौजूदा ट्रैवलिंग चार्जेस का 25% खर्च होगा सिर्फ। भाई तुम्हारी जहानत की तो तारीफ करनी चाहिए, हर वक्त किसी न किसी तरह की बचत करा ही देते हो। सुनो भैया, आपने जो HT&Co लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं ना जी, उन्हें फौरन फरोख्त कर दें। अच्छा, और मिंट लिमिटेड के शेयर खरीद लें। वो क्यों भला? वो इसलिए भैया कि HT&Co लिमिटेड का जो माल है ना अब सारिफिन के लिए अपनी कशिश खो देगा। अच्छा, क्योंकि 2 और कंपनियां लॉन्च हो चुकी हैं और अगले 1.5 माह में उनकी अशिया बाजार में दस्तयाब रहेंगी। अच्छा, आपको मालूम है ये अशिया न सिर्फ काबिल भरोसा और म्यारी हैं
بلکہ کم قیمت پر دستیاب رہیں گی. اچھا. اس طرح ایچ ٹی اینڈ کو لمیٹڈ کے شیئرز کی ویلیو خود بخود گر جائے گی. اچھا. اور اگر کمپنی میں خاطر خواہ اقدامات نہ کرے تو اس کا تو دیوالیہ ہی ہو سکتا ہے بھیا. اچھا. لہٰذا آپ یہ کام پہلی فرصت میں کر لیں. سہیل تم اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ انٹرنیٹ سے بھیا, انٹرنیٹ سے. سہیل تمہیں معلوم ہے میں نے محض تمہاری حکمت عملی سے گزشتہ 3 سالوں میں 21.5% زیادہ منافع حاصل کیا ہے. بھیا ایک اور بات آپ کو بتانی ہے, آپ کے پاس جتنا بھی کیش ہے نا اس میں سے 20% رکھ کر باقی سے ڈالر خرید لیں, کیونکہ حکومت کے نئی معاشی پالیسی کا اعلان ہونے والا ہے اور ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور پھر نئی پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت گرنے لگے گی. سہیل یہ کام تم ہی کر لو بھائی, اور کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے. میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, ویسے یہ رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا بھیا. اوہ کافی دیر ہو گئی بھائی, چلو اب سو جائیں. خدا حافظ, شب بخیر, ہیو اے نائس ڈریم. اوہ تم نہیں سدھرو گے. میں اس کمیشن کے صدر کی حیثیت سے اس پہلی میٹنگ کی کارروائی کے آغاز کا پرمسرت اعلان کرتا ہوں. حاضرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حکومت نے یہ کمیشن کس مقصد کے لیے قائم کیا ہے. آج معاشرہ عدم توازن کا شکار ہے. ہمارے ملک میں لڑکیاں نایاب ہی نہیں بلکہ کمیاب ہو گئی ہیں. لڑکیوں کا ریشیو 1:4 ہو گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں 1990 کے بعد لڑکیوں کے ایبارشن کا رجحان چل نکلا تھا. اب انسان کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ 30 سال بعد بھگتنا پڑ رہا ہے. گو کہ اس دور میں حاملہ خواتین کی اسکیننگ غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود حکومت ایبارشن کے واقعات پر قابو نہ پا سکی تھی. آج لڑکوں کی شادی کا مسئلہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. آج کل لڑکیاں شادی کے لیے اوسطاً 15 سے 20 لاکھ تک رقم طلب کر رہی ہے. بہرحال حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ کمیشن قائم کیا ہے اور کمیشن سے 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات اور تجاویز پیش کرنے کی خواہش کی گئی ہے. اب میں کمیشن کے ممبران سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے پروفیسر نعمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. صدر کمیشن جناب فاروق احمد اور ممبران کمیشن, میں آپ کے سامنے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنا چاہوں گا. یہ مسئلہ جتنا مشکل نظر آتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ نوعیت کا ہے. آج لڑکوں کی عمریں شادی کے لیے روپیہ بٹورتے بٹورتے بڑھتی جا رہی ہے, اور جب ان کے پاس خاطر خواہ رقم جمع ہو جاتی ہے تو انہیں ایجٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ معاشی قانون آپ سبھی جانتے ہیں. جب کسی چیز کی رسد کم ہو اور طلب زیادہ ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے. آج یہی حال لڑکیوں کا ہو گیا ہے جو تعداد میں بہت کم ہو گئی ہیں. یہ مسئلہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے. اس سلسلے میں اگر ہم لڑکیوں کی کلوننگ کریں تو نتائج کے لیے 15 سے 17 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. لہذا ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ حکومت ساری دنیا میں لڑکیوں کو ویزا کی پیشکش اور ملازمت کے ساتھ پرکشش تنخواہوں کے علاوہ دیگر سہولتوں کا لالچ دے اور یہ شرط رکھیں کہ وہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے یہاں کے شہریوں سے شادی کریں. اب میں ڈاکٹر منوہر پرتاپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا. یہ مسئلہ انسان نے خود پیدا کیا ہے اور اسے ہر حالت میں جھیلنا ہے. البتہ لڑکیوں کی طرف سے طلب کی جانے والی رقم پر کنٹرول کرنے کے سلسلے میں میں فی الحال یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت خود لڑکیوں کی تعلیم, قد و قامت, خوبصورتی اور ملازمت وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر ان کی جانب سے طلب کی جانے والی رقم کا تعین کر دے اور اگر ضرورت پڑے تو اس سلسلے میں قانون وضع کریں تاکہ اس سے ان کی منمانی ختم ہو جائے اور
नौजवानों का माशी तौर पर इस्तेसाल भी न हो। इनके बाद मैं उमा महेश्वरी से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी राय का इजहार करे। सदर कमीशन और मेंबरान कमीशन, जब हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए कमीशन कायम किया है तो हमें हर सूरत में मुस्बित अंदाज में गौर फिक्र करना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो सके अपनी सिफारिशात और तजावीज़ हुकूमत को पेश करना होगा। रिपोर्ट पेश करने के लिए हमारे पास 3 माह का वक्त है। अगर हम इस नाजुक मसले पर मुस्बित अंदाज में सोचेंगे तो यकीनन इसके नताइज उम्मीद अफजा ही होंगे। अगर हम पहले ही इजलास में मायूसी की बातें करें तो इसका नतीजा मनफी होगा। वैसे किसी शायर ने कहा है, मायूसी है नजदीक मेरे कुफ्र सरासर, मायूसी है नजदीक मेरे कुफ्र सरासर, शब होगी तो शब की सहर होके रहेगी। फिलहाल मैं ये कहती हूँ कि हमें इस सिलसिले में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, मजहबी पेशवाओं, आलिमों, मुफक्किरों और दानिशवरों से भी सलाह व मशवरा करना चाहिए, तब कहीं हम मुस्बित सिफारिशात पेश करने के अहल हो सकेंगे। अब मैं मोहतरमा राना जफर से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात से कमीशन को आगाह करें। Honorable Chairman and members of the Commission, मैं इस सिलसिले में कमीशन की तवज्जो एक अहम बात की तरफ मबजूल करना चाहूंगी। आज जहां नौजवानों को अपनी शादी का मसला दरपेश है, इन्हें एक लड़की नहीं मिल सकती, वही चंद दौलतमंद हजरात ने अपनी दौलत के बलबूते पर 4 शादियां कर रखी हैं। एक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये हजरात अपनी 1 से ज्यादा बीवियों को आजाद करें तो मौजूदा सूरत हाल में कम से कम 0.89% लड़कों को शादी के लिए लड़कियां दस्तयाब रहेंगी। हमें अपनी रिपोर्ट में हुकूमत से इस इमरजेंसी की सूरत हाल में एक ऐसे कानून को बनाने की सिफारिश करना चाहिए जिससे किसी भी शख्स को 1 से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत न हो और जिनके पास 1 से ज्यादा बीवियां हो उन्हें आजाद करना पड़े। इसके अलावा इस कानून का निफाज फौरी और सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। हाजरीन, आज की मीटिंग का बहुत कम वक्त बचा है। अब मैं आपसे चंद बातें कहकर मीटिंग के इख्तिताम का ऐलान करना चाहूंगा। मैं आप तमाम से अदबन इल्तिमास करता हूं कि आइंदा मीटिंग तक आप अपने तौर पर इस मसले के हल के लिए खूब अच्छी तरह गौर व खौज करके मुस्बित सिफारिशात के साथ इजलास में शरीक हो। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हुकूमत ने पहले ही वजाहत कर दी है कि किसी भी सूरत में 3 माह से ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। मुख्तसर ये, हमें इस सिलसिले में संजीदगी से कुछ न कुछ करना है। इन्हीं अल्फाज पर यह पहला इजलास खत्म होता है। आइंदा इजलास 21 दिसंबर को मुनक़िद होगा। एक्सक्यूज मी जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी मेज पर बैठकर अपने लिए ऑर्डर दे सकता हूँ। हमें कोई एतराज नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि शहर में अभी होटलों की कोई कमी तो नहीं हुई है। जी, वो बात दरअसल ये है कि आप बैठ जाएं। क्या नाम है आपका? जी, मुझे सोहेल कहते हैं। मैं तौफीक और ये लायक। नून अलीफ लायक। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। दरअसल मुझे इस होटल में सर्विस करती हुई लड़की नुमा रोबोट और उनका रक्स बहुत अच्छा लगता है। ओह, और महज मैं इसी वजह से हर हफ्ता यहाँ आता हूँ, लेकिन आज मुझे इत्तेफाक से रिजर्वेशन नहीं मिली। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मगर लगता है हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। यकीनन आप भी कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। नहीं, मैंने अभी तक अपना प्रपोजल वीडियो ही नहीं बनाया है। अच्छा हुआ आपने अपना प्रपोजल वीडियो नहीं बनाया। मैंने अपना प्रपोजल वीडियो कई जगह भेजा है। जी हाँ, और सिर्फ 2 मरतबा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं कई बार ठुकराए जाने के एहसास से मरता हूँ। वाकई आप खुशकिस्मत है। हैरत है, माशाल्लाह से आप पुरकशिश पर्सनालिटी के मालिक हैं। बेशक मैं पुरकशिश शख्सियत का मालिक हूँ, मगर मैं
अपने रंग से मायूस हो गया। मुझे अफसोस हुआ सुनकर, मगर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। जी। आप अपने रंग की सर्जरी क्यों नहीं करवाते? वैसे भी आजकल सर्जरी के लिए बहुत कास्ट कम हो गई ना। आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं इस ताल्लुक से कभी गौर ही नहीं किया। वैसे आपने अभी तक अपना प्रपोजल वीडियो क्यों तैयार नहीं किया सोहेल साहब? दरअसल मेरे पास अभी खातिर खा रकम नहीं है। तवक्को है कि आइंदा साल 15 लाख जमा करने में कामयाब हो जाऊंगा। लाख साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। आपके साथ क्या मसला है? अरे भाई क्या बताऊं मेरे साथ क्या मसला हो सकता है। आप देख ही रहे हैं मैं खूबरो हूं, दराज कद हूं और खुदा के फजल से आला तालीम याफ्ता हूं, एक और आला सरकारी ओहदेदार भी हूं, मार्शल आर्ट से वाकिफ हूं और अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन तैराकी में यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुका हूं। फिर क्या, आजकल की लड़कियों को रिजेक्शन के लिए बस बहाना चाहिए। वो कुछ ना कुछ खोट लड़कों में से निकाल ही लेती हैं। मैंने अभी अपना इंटरव्यू नहीं दिया है और ना ही पेश किया है। अच्छा, अगर आप कुछ अपने इंटरव्यूज के बारे में मुझे बताएंगे तो हो सकता है इससे कुछ मुझे मदद मिले। अगर आप बताएंगे तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। सोहेल साहब, किसने सोचा था कि दुनिया तरक्की करते करते इस मोड़ पर आ पहुंचेगी जहां पर लोग इम्तिहान की तैयारी की तरह लड़कियों से फेस करने की तैयारी करेंगे और मुझ जैसे तजुर्बेकार लोगों से हिंट्स लेंगे। जी, हो सकता है मुझे आपसे वाकई मदद मिल जाए। फिर आप भी क्या याद करेंगे। चलिए मैं आपको अपने ताजा तरीन इंटरव्यू के बारे में बताता हूं। सुनो जी। जब मैं उस जालिम हसीना के रूबरू पहुंचा तो पहले तो काफी नर्वस था मैं। यकीन करो वो इंतहाई क़यामत थी। यूं समझो किसी शायर का तस्वुराती पैकर। उसने मुझसे कहा, आइए जनाब लायक साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया, ये लीजिए फूल, लेकिन इसके साथ चंद कांटे भी है, आपके लिए लाया हूँ। वाह, बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते हैं आप। आपकी जर्रा नवाजी। हमने आपका प्रपोजल वीडियो देखा है। जी, काफी अच्छा है। शुक्रिया। वाकई आपने अपनी शख्सियत को बनाने में काफी मेहनत की है। कुछ ज्यादा नहीं। खैर से आप मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं। जी हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि आप अपनी बीवी से किस तरह की तवक्कुआत रखते हैं? मोहतरमा देखिए, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। मैं अपनी बीवी से वही तवक्को रखूंगा जो एक शौहर उम्मन अपनी बीवी से रख सकता है। लायक साहब, अगर आप कहते मैं अपनी बीवी से वही तवक्को रखूंगा जो उसके इख्तियार में हो तो ज्यादा बेहतर होता। जी जी, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। ये बताएं कि आपने अपने लिए कोई आइडियल बनाया है? जी हाँ, बनाया तो है। बराह करम हमें अपने आइडियल के बारे में कुछ बताएं। आइडियल खुद मुझसे पूछे तो मैं भला क्या जवाब दूं? अच्छा अगर आपको इतराज ना हो तो एक सवाल पूछना चाहते हैं हम। एक क्या, 1000 सवाल पूछिए। आपका वीडियो देखने से ऐसा लगता है जैसे आप चलते वक्त अपने एक पैर पर ज्यादा जोर डालते हैं। कहीं आपके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? आपका मतलब ये है कि मैं चलता नहीं बल्कि उछलता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मोहतरमा। अगर आपको कोई शक है तो अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं अपना पैर बताने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल असली पैर है, इसको कोई किसी किस्म का कभी कोई हादसा नहीं हुआ। आप बताना चाह रहे हैं तो बताइए, इससे हमारा शक भी दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जरा पैंट थोड़ा सा ऊपर उठाना। ये लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप दोबारा तशरीफ रख सकते हैं। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। आपने ओएस किस साल क्वालिफाई किया और आपको क्या रैंक मिला था? जी मैंने सन 2016 में ओएस क्वालिफाई किया और मुझे 11वां रैंक मिला था सारे मुल्क में। बहुत खूब, बहुत खूब, काफी ज़हीन है आप तो। जी शुक्रिया। मैडम, क्या मैं आपके मेयार पर पूरा उतरता हूँ? अब से चंद सेकंड पहले तक आप हमारे मेयार पर पूरे उतर रहे थे। जी मैं समझा नहीं। आपने चाय तश्तरे में डालकर पी है। जी। अब आप जा सकते हैं।
طرح سے حالیہ انٹرویو میں بھی مجھے ایک بار پھر ریجیکٹ کر دیا گیا. لائق صاحب، آپ نے تشتری میں چائے پی ہی کیوں؟ سہیل، دراصل مجھے چائے پینے کی عادت ہی نہیں ہے. چائے چونکہ گرم تھی اسی لیے میں نے تشتری سے ہی پی لی. چلو یار چھوڑو ناکامی کی داستان، فی الحال مزے لے لو. لڑکی نما روبوٹ رقص کر رہی ہیں. بیٹی تحریم، ذرا ادھر تو آنا، ساتھ میں پانی بھی لیتے آنا. یہ لیجیے پاپا، ہم نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ زیادہ مت گھما کریں. کہاں چلے گئے تھے پاپا آپ؟ بیٹی ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، بیچارہ بہت بیمار ہے. واپسی میں مارکیٹ بھی ہو کر آیا ہوں. پاپا آپ نے فون پر فہرست لکھوا دی تھی نا؟ پھر؟ ہاں وہ لکھوا تو دی تھی، میں ذرا سامان کی کوالٹی دیکھنے چلا گیا تھا. اب اطمینان ہو گیا ہے. او پاپا، آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ کالونی کے لڑکے آپ کو کئی بار اپنی مفت خدمات کی پیشکش کر چکے ہیں، تو پھر آپ نے انہیں خدمت کا موقع اب تک کیوں نہیں دیا؟ ہم تو کہتے ہیں آپ انہیں یہ موقع ضرور عنایت کریں. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نوجوان بہت ہی ادب اور اخلاق سے آپ سے ملتے ہیں. بیٹی، ان نوجوانوں کے آداب اور اخلاق صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہیں. تم دیکھنا، ایک بار تمہاری شادی ہو جائے گی نا، یہ سارے مطلبی نوجوان ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سنگ. یعنی ان نوجوانوں میں کوئی بھی آپ کی نظر میں ہمارے قابل نہیں؟ ہاں بالکل، میری بیٹی کے لیے اسی کے معیار کا کوئی خوبصورت شہزادہ آئے گا. ویسے ایک بات کہوں بیٹی؟ کہیے نا، ہم نے کب منع کیا ہے؟ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہو. معمولی سی بات پر ریجیکٹ کر دیتی ہو. پاپا آپ بھی کمال کرتے ہیں. کیا آپ کو پتا نہیں ہم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہیں؟ ویسے بھی پرانے زمانے میں یہ سب کچھ لڑکیوں کے ساتھ بھی تو ہو چکا ہے. آپ بخوبی واقف ہیں کہ پرانے دور میں لڑکیوں کو کس طرح ریجیکٹ کیا جاتا تھا. لڑکیوں کا انتخاب اس طرح کیا جاتا تھا جیسے کوئی جانور خریدا جا رہا ہو. کبھی کالی کہہ کر، کبھی پست طاقت کہہ کر، کبھی موٹی کہہ کر، کبھی بال نہ ہونے کی بنا پر، کبھی اچھا جہیز نہ ملنے کی صورت میں، تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہہ کر ان کی توہین کی جاتی تھی، انہیں ٹھکرایا جاتا تھا. اب آج اگر قدرت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو کیوں نہ ہم پرانا حساب چکتا کر دیں. ویسے بھی پاپا، ہمیں ایک ایسے ساتھی کی تلاش ہے جو ہمارے معیار پر پورا اترے. آخر ہمیں ہی تو ساتھ نبھانا ہے. اوکے بیٹا، ٹیک اٹ ایزی. میں نے کچھ اور پروپوزلز ویڈیو منگوائے ہیں، انہیں دیکھ کر انٹرویو کے لیے بلوا لینا. ٹھیک ہے پاپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے تشریف رکھیے. جی شکریہ. تو آپ نے کلوننگ میں پی ایچ ڈی کی ہے اور یونیورسٹی میں ریڈر بھی ہے؟ جی، اور اگر خدا نے چاہا تو بہت جلد پروفیسر شپ بھی مل جائے گی. کلوننگ کافی مشکل سبجیکٹ تھا آپ کا، اس کے باوجود آپ شعر و ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں. جی. مارشل آرٹس میں ماہر ہیں. جی. ایکٹنگ جانتے ہیں. جی. تیراکی میں قومی چیمپئن رہے ہیں. جی. رقص کرنا جانتے ہیں. غزل گائکی سے واقف ہیں. جی. یہ سب کس طرح ممکن ہوا؟ دراصل میں یہ سب کچھ اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے کر پایا ہوں. اسے ان سب باتوں کا بڑا شوق ہے اور ہم دونوں نے مل کر یہ سب سیکھا ہے. کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ بھائی شخصیت کو سنوارنا تاکہ لڑکیوں کے معیار پر پورے اتر سکیں. آپ کا قد 5 فٹ 10 انچ ہے. جی. کیا آپ کو اپنے 2 انچ چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوتا؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ جب میں جوتے پہنتا ہوں تو پورے 6 فٹ کا ہو جاتا ہوں. آپ اپنی شریک حیات کو کیا سمجھیں گے؟ میری کل کائنات کی تنہا مالک. خوب، بہت خوب. آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے ایٹ پریزنٹ؟ جی 18 لاکھ روپے. تو پھر آپ ہمارا مہر 25 لاکھ نقد کیسے ادا کریں گے؟ جی وہ تو 15 لاکھ بتایا گیا تھا نا. تھا ہے نہیں، اب 25 ہو گیا ہے. اگر آپ کو منظور ہو
तो कल इसी वक्त तक कांटेक्ट कीजिएगा। भैया, आप कहते हैं कि लड़की 5.5 फीट की है, खूबसूरत है, तालीमी याफ्ता है, तो फिर आप मेरे पास से 10 लाख लेने तैयार क्यों नहीं होते? देखो सुहेल, जिद मत करो। मुझे मालूम है तुमने ये 10 लाख कितनी मेहनत से अपनी शादी के लिए जमा किए हैं। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि तुम्हारे रुपए से अपनी शादी रह जाऊं। भैया इतना गुस्सा ठीक नहीं। आपको मालूम है इस जमाने में लड़की वो भी खूबसूरत मिलना कितना मुश्किल हो गया है। जब किस्मत से मौका हाथ आया है तो इसे मत खोइए। आपको मालूम है कितने नौजवान हैं इस मुल्क में जो रकम लिए अपनी शादी के मुंतजिर हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती। सुहेल, तुम समझते क्यों नहीं सुहेल? मैं ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। भैया आपको ऐसा करना होगा। रकम जमा करना इतना मुश्किल नहीं जितना लड़की को पसंद आना। अब मैं एक नहीं सुनूंगा, मैं उन्हें फोन करके बता देता हूं कि शादी की तारीख तय कर लें। अरे सुहेल, तुम समझने की तो कोशिश करो। हाँ भैया, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। हेलो, मैं शहाब का भाई सुहेल मुखातिब हूँ। हाँ कहिए, हम तहरीम तमकनत सुन रहे हैं। देखिए, हम 25 लाख महर देने रजामंद हैं। आप शादी की तारीख तय कर लें। मगर आपके भाई ने तो बताया था कि उनका बैलेंस 25 लाख नहीं है। देखिए, उन्होंने सिर्फ अपना बताया था, मैंने उन्हें अपने पास से रकम दे दी है। अच्छा, फिर ठीक है। अगले जुमा को 7 बजे होटल कहकशां में शादी तय पाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नई जिंदगी के आगाज का पहला दिन मुबारक हो। कहिए भाभी, हमारा घर कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो अब और भी ज्यादा हसीन लग रही हैं। अब तो यकीनन भैया शायरी करेंगे आप पर। सुहेल भाई, तुम शायरी करते रहोगे या अपनी भाभी और भैया को नाश्ता भी कराओगे? आइए, तशरीफ लाइए, नाश्ता आपका मुंतजिर है। लेकिन हम नाश्ते से कब्ल कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। आज हमारा वलीमा है, लोग हमें तोहफे पेश करेंगे, लेकिन उससे कब्ल हम अपने प्यारे देवर को एक तोहफा देना चाहेंगे। सुहेल जी, ये लीजिए, हमारी जानिब से कबूल फरमाइए। ये क्या भाभी, 15 लाख रुपए का चेक? हाँ, आपकी शादी के लिए। हमें आपकी अपने भैया के लिए रकम देने की अदा बहुत पसंद आई। हमें आप पर नाज है। वाकई तहरीम, आज आपने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी ही मादी तरक्की कर ले, मगर उसकी अखलाकी कदरें हमेशा कायम रहती हैं। मुझे आप पर फख्र है। आपने आज हमारी खुशियों को यकीनन दुबाला कर दिया है। भाभी, इस खुशी के मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। वलीमे के बाद एक शानदार दावत का एहतमाम मेरी जानिब से होगा। शुक्रिया। ओ भाई सुहेल, तुम अचानक इतने फजूल खर्च कैसे हो गए? अरे भाई, इस पैसे बचाने के चक्कर में किसी छोटी मोटी होटल में दावत ना देना। यंग राइटर्स लिटरेरी एसोसिएशन के फनकार पेश कर रहे थे सैयद अजीम कुरैशी का तसव्वुराती ड्रामा सन 2020। इस ड्रामे में हिस्सा लेने वाले फनकार और उनके किरदार कुछ इस तरह थे: मोहम्मद अमजद अली, प्रोफेसर नोमानी, सैयद इब्राहिम तनवीर, डॉक्टर मनोहर प्रताप, सैयदा फरीदा सुल्ताना, राना जफर, सालिहा जबीन, उमा महेश्वरी, इब्राहिम आसिफ, सदर कमीशन फारूक अहमद, मुज्तबा अली खान, पापा, अलमास फलक, तहरीम तमकनत,
سید جاوید محی الدین، شہاب فیضان، عابد عبدالواسی، لائق احمد اور عظیم قریشی سہیل فرحان کے کردار میں تھے۔ اس ڈرامے کی پیشکش الماس فلک کی تھی۔